सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। आखिरकार कराची वालों को बसें नसीब हो गई हैं। वफाक की जानिब से 40 बसों का तोहफ़ा कराची को दे दिया गया। अब ये तोहफ़ा है, ये वो वादा है। अब कहा जा रहा है इमरान खान कराची भी आया करेंगे। पहला वादा चौथे साल के अंदर पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो होना अभी बाकी हैं। 40 बसें, उसके बाद फिर और 40 बसें और उसके बाद बहुत सारी बसें। ये बसों के जो किस्सा कहानी है, ये पिछले 13 साल से सुनते आ रहे हैं कराची वाले। एक साहब होते थे जो इस वक्त वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, नासिर हुसैन शाह साहब। वो उस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर थे, आजकल इत्तलात के और बल्दियात के वज़ीर हैं। उन्होंने कई बार टेलीविज़न पे आकर बहुत सारे प्रोग्राम्स में मीडिया के सामने कहा कि हम कराची वालों को 6000 बसें देंगे, 4000 बसें देंगे, 3000 बसें देंगे, 1500 बसें देंगे, 500 बसें देंगे। और आखिर में इलेक्शन आया तो उन्होंने कहा मैं माजरा चाहता हूँ, हम बसें नहीं ला सके, पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह मामलात हो गए। जो मौजूदा वज़ीर हैं सिंध के ट्रांसपोर्ट के, वो भी मुसलसल वादे कर रहे हैं। अवैध शाह साहब, उनका ताल्लुक भी सक्खर से है, नासिर हुसैन शाह साहब का ताल्लुक भी सक्खर से है, और वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन कमाल कहिए या मुकाबला जो जारी था कराची वालों को बसें देने का, उसमें अब पीटीआई बाजी ले गई है। 40 बसें आ गई हैं। पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों के अंदर कई सालों से बसें चल रही हैं, और जो शहर पाकिस्तान को चलाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वहाँ बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा आपको माजी में ले जाता हूँ, जिसका मैंने अहवाल दिया आपको। नासिर हुसैन शाह साहब कितनी बार ये कहते रहे, क्या क्या कहते रहे, ज़रा सुनिए। नासिर हुसैन शाह साहब वादे पे वादे करते रहे, नदामत का इजहार करते रहे। 2016, 17, 18, 19, 20 और ये 21 बहुत सारे और भी शॉर्ट्स हैं जो उनके बयानात हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर, मीडिया से बात करते हुए, जलसों में तकरीरें करते हुए। वो भी अवैध शाह साहब के भी, मुराद अली शाह साहब के, सबके कि बसें ला रहे हैं, बसें ला रहे हैं, बसें ला रहे हैं। और ऐसा लगता था 71 का जो बहरी बेड़ा अमेरिका ने भेजना था पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करने के लिए, वैसे ही ये साबित हुआ। बहरी बेड़ा आ रहा है बसों का, लेकिन नहीं आया। अब जो बसें पहुंची हैं वो इमरान खान साहब ने वादा किया था, असद उमर साहब बार बार कहते रहे, फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते रहे, हलीम आदिल शेख साहब कहते रहे, जो कुछ भी कहते रहे उसका पहला राउंड आज हो गया है। ग्राउंड पर बसें नजर आ रही हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करूं या आपको मुबारकबाद दूं कराची वालों को। आखिर 13-13.5 सालों के बाद पहली बार ये बसें देखना नसीब हो रही हैं। ये बसें चलेंगी, खुशी का दिन भी है, नदामत भी नासिर हुसैन शाह साहब की आपने सुनी। आखिर मंसूबा क्या है ट्रांसपोर्ट के हवाले से मजमूई तौर पर कराची के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट का? देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट के से ज्यादा मंसूबा जो है वो कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्टडी हुई थी 2009-10 में, जो जायका की स्टडी कहलाती है, जिसके तहत कराची के अंदर 9 बीआरटी और 1 सर्कुलर रेलवे का मंसूबा था। इस ग्रीन लाइन मंसूबे की तारीख भी जरा सी सुन ले। इस ग्रीन लाइन की बस के इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट की थी, बसें लाना और उसका आईटी और का सिस्टम वो सूबे की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एक और छोटी 5 किलोमीटर की लाइन है जिसका नाम ऑरेंज लाइन है, उसकी जिम्मेदारी जो थी वो भी सूबे सिंध ने दी थी। आज सूरत हाल ये है कि वफाक को बसों की जिम्मेदारी खुद उसे उठानी पड़ी, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी उठानी पड़ी, और उसके बाद जो है अब ये मंसूबा शर्मिंदा ताबीर होने को करीब है। लेकिन मुझे आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके साथ की जो ऑरेंज लाइन है उसकी ना बसें आई हैं, अभी मंसूबा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सिर्फ 5 किलोमीटर और 6 साल, ये है हुकूमत सिंध की कारकर्दगी। वफाक ने एक और मंसूबे की जिम्मेदारी ली है, वो कराची सर्कुलर रेलवे की है। वो कुल्ली तौर पे वफाक लेके चल रहा है। उसके के अंदर जो है असद उमर साहब ने पिछले हफ्ते सारी तफसीलात हैं। इंशाअल्लाह इस माह के आखिर तक या अगले हफ्ते उसका क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही फाइनेंशियल क्लोज होता है
तो उस मंसूबे के कंसल्टेंट्स वगैरह अपॉइंट करके उस मंसूबे पे भी काम शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 2-3 साल में एक मॉडर्न सर्कुलर रेलवे का निज़ाम, एक मास ट्रांजिट का निज़ाम वो भी किराए को मिल जाएगा। नकवी साहब ये तो, बताइएगा, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बताइएगा कि हम ये जो आज मंजर देख रहे हैं, इसकी कोई टाइमलाइन, जैसे आपने बताया 2.5 साल के अंदर सर्कुलर रेलवे आ जाएगा। अब इमरान खान साहब की जो बातें हैं, जो ऐलानात हैं, कई सालों से कराची वाले सुनते रहे हैं। आज पहली बार ग्राउंड पर पहली चीज़ देखने को मिल रही है। गवर्नर साहब की काविशें, आपकी भी हैं, असद उमर साहब की भी है, पीटीआई की लीडरशिप की भी है। अब ये उम्मीद रखी जा रही है कि इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाया करेंगे और जो और बाकी मानदा प्रोजेक्ट्स हैं और कराची की तरक्की के मामलात हैं उसको खुद लीड करेंगे। ये पहली चीज तो मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं जी, कि जो चीजें हैं वो जो हैं वो पहली नहीं है। इससे पहले 52 फायर टेंडर आए थे। सर एक मिनट होल्ड। फायर टेंडर आए थे वो- जी, फायर टेंडर आए थे बिल्कुल, जिसके ड्राइवर्स नहीं है, जिसका वो जो चल नहीं पा रहे हैं। जी फायर टेंडर्स आए थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सियासत की नजर हो गया, उसके देखिए, ड्राइवर्स नहीं है, वो- ऑपरेटर्स नहीं है। जी जी जी, सर देखिए, वफाक ने जो वादा किया था वो पूरा किया। केएमसी को हैंड ओवर कर दिया। केएमसी पे इतना काबिल, पढ़ा लिखा अफलातून को अपॉइंट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप उससे पूछे ना, अफलातून से मुझसे क्यों पूछ रहे? हाँ, भाई तुमसे क्यों नहीं चलते फायर टेंडर? मैं तो सिर्फ आपको दूसरी चीजें, जी। 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली थी। जी। इस बार दफा बारिश नहीं कम हुई लेकिन शहर डूबा गया। हम्म, अब जो है जब नाले साफ होते हैं, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा पानी चला भी जाता है अगर नाले साफ हो। ये बात भी बिलावल साहब को समझ आ जाएगी तो जो बाकी 40 नाले उनकी सफाई करवा दे, हम बड़े मशहूर होंगे। और अब तो मुर्तजा वहाब से भी कहना चाहिए कि जाइए जी आप करवाइए, इतना पैसा टैक्स आप कराची से लेते हैं, इस शहर पे कुछ लगाइए, शहर की जरूरियात को पूरा कीजिए। ये शहर का रहा है, जगह हर फुटपाथ टूटा हुआ है, कोई सड़क साफ सुथरी नजर नहीं आती, कोई ग्रीन बेल्ट साफ नहीं नजर आती। इस शहर का दोहा कितना रोया जाए, कितना रोया जाए। इसमें वो भी। तो ये तो बहुत छोटे छोटे काम हो रहे हैं अभी। जिस शहर में आधा पानी मिलता हो जो उसकी जरूरियात हो, तो उसके अंदर पानी का ही इतना बड़ा मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने इश्यूज है। तो कराची की वो कहते हैं ना, कोई कल इस वक्त सीधी रही, कोई चीज अच्छी रही, इक्का दुक्का कोई मंसूबे कहीं ना कहीं, लेकिन इस शहर की मजबूरी जरूरियात के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आज से 4 साल पहले का उनका फाइनेंशियल एस्टिमेट $10 बिलियन था कि एटलीस्ट $10 बिलियन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के मसाइल और कराची के मसाइल में अब इतना फर्क हो गया है कि जब तक सूबाई, फेडरल और लोकल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, इस शहर के मसले हल नहीं होंगे। और वो उसी वक्त मुझे लगता है जब एक ही पार्टी की इन तीनों हुकूमतों पे जो है वो लीडरशिप एक ही होगी। नकवी साहब, मेरी कोशिश है नासिर हुसैन शाह साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से भी बात करने की। मेरी टीम कोशिश कर रही है कि आज उनसे भी पूछा जाए, वो बसें जो हज़ारों आनी थी, नासिर हुसैन शाह साहब ने कई दफ़ा कहा था, वो बसें कहाँ पहुँची। अगर ये सारी बसें आ जाएंगी तो कराची का वो तो पिछले साल 2000 बसें ला रहे थे अगस्त में, आखिरी वादा तो उसका था। जी हाँ, मेरी कोशिश है, मेरी टीम राब्ता कर रही है। अच्छा ये बताइए कि हम, नकवी साहब, इन बसों में सफर करने वाला दिन कौन सा होगा, ये कब चलेंगी सड़कों पर? जो प्लान डेट है वो आज से 2 माह बाद है, जिसपे आम पैसेंजर ट्रैवल कर सकेगा। इसके इधर बसेस में आए कि जो IT पैकेजेस हैं वो लोड होंगे और उसके बाद टेस्ट रन होगी, जो स्टेशन हैं उनको ऑपरेशनल किया जाएगा, देखा जाएगा कि लास्ट मिनट जिसे आप कहें वो मुकम्मल कर ली जाएगी। 40 बसें और जो आनी हैं वो आज जहाज पे 20 दिन का सफर का वक्त है, तो 20-22 दिन बाद वो बाकी बसें भी आ जाएंगी। ये टोटल बसेस की फ्लीट है। और इसमें एक बात, ग्रीन लाइन का जो मनसूबा है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बना है वो तमाम लाइनों का बना है। अच्छा। वो सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए नहीं बना, वो येलो लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन,
पर्पल लाइन, रेड लाइन, सब लाइनों का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। और जो उसका मेन स्टेशन है, जो कि पुरानी नुमाइश की और टर्निंग टेबल है, वो भी तमाम वो जगह फिक्स की गई है कि जहाँ से सारी लाइनें जो है या शुरू होती है या इख्तिताम होती है। अच्छा नकवी साहब, कितने पैसे देने पड़ेंगे एक आम कराची वाले को इसमें सफर करने के लिए? जी, इसका जो ग्रेजुएटेड फेयर रखा गया है 5-5 किलोमीटर पे बढ़ता जाएगा और इसके ट्रैफिक पे डिपेंडेंटली मैंने लास्ट नंबर्स देखे थे और इस पे प्लीज डोंट होल्ड भी आपने सवाल पूछा है, कॉस्ट चेंज होती रही है, बट मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि पूरी जर्नी के जो है वो 70 रुपए रखे गए और अगर इसको हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, अगर इसके ऊपर कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वो सब्सिडी को रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार ने तफसीलात से आगाह किया। कराची वालों के लिए महरूमियाँ बहुत सारी, किसी भी शोबे के हवाले से हों, सनत के हवाले से हों, ताजरों के हवाले से हों, आम बाज़ार के हवाले से हों, रेस्टोरेंट वालों के हवाले से हों, किसी भी हवाले से लें, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। एक और स्टोरी मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से भी उनका मौक़िफ़ लिया जाए। आज कराची वालों के लिए खुशी का दिन है, उनकी नाकामी की वजह क्या है, लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप पिछले 1-2 दिन में देख रहे होंगे, बल्कि कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन नई खबर यह है कि 2 अरब रुपए के खंबे गायब हो गए ठट्टा और सजावल के। 2 अरब रुपए के खंबे। ये सिंध रोशन प्रोग्राम है जिसके अंदर मुराद अली शाह साहब मतलूब हैं। मतलूब से मुराद ये है कि बार बार नायब उन्हें बुलाती है। 7 अरब रुपए के मामलात हैं इसके अंदर, वो खंबे नहीं लगे हैं, सोलर खंबे हैं जिससे लाइट जलनी है। अब नई खबर आई है कि 2 ज़िलों के अंदर 2 अरब रुपए के खंबे मिसिंग है। फिर साथ साथ एक और मामला चल रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि स्कूल की डेस्क जो हैं उनका मामला है, 5 अरब रुपए के ठेकों का मामला है, 3,000 रुपए की डेस्क, 29,000 रुपए की खरीदी जाने का इल्ज़ाम है। सईद गनी साहब कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सरदार शाह साहब कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सईद गनी साहब कहते हैं उस वक्त में वज़ीर नहीं था, मुराद अली शाह साहब के पास महकमा था, मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान में नहीं है, बार बार अमेरिका जा रहे हैं, क्या हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं? सईद गनी साहब ने क्या फरमाया, सरदार शाह साहब ने क्या फरमाया, जरा सुने, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1 अरब 87 करोड़ रुपए किस महकमे के खाए गए हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले आप सईद गनी साहब को और सरदार शाह साहब को भी सुनिए डेस्क के मामले पे क्या कहते हैं। ये जो करप्शन के मामलात हैं, जो इल्ज़ामात के मामलात हैं, ये बार बार आ रहे हैं। मामला है खंबे गायब हो गए, स्कूल की बेंचेस अरबों रुपए की, और बहुत सारे करप्शन के मामला थे, लेकिन एक बहुत नायाब किस्म का करप्शन का मामला सामने लेकर आऊंगा जिसपे एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है। वो मामला है सिंध के मज़ारात और मसाजिद के अंदर घपलों का। बड़े खतरनाक मामलात हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। 1 अरब 87 करोड़ रुपए के गबन का मामला है, और भी बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। इस ब्रेक के बाद कराची वालों को पहला तोहफा तो मिल गया है बसों का। पीटीआई की गवर्नमेंट आगे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पीछे है। दोनों ने वादे किए थे हज़ारों की बसें देनी है, लेकिन इमरान खान साहब ने 40 बसों का तोहफा कराची वालों को दे दिया। अब कुछ करप्शन के मामलात हैं, और यूजुअली हम सुनते रहते हैं स्कूलों के अंदर करप्शन है, खंबे नहीं लगाए, 2 अरब रुपए उसके चले गए, नैब के अंदर केसेस हैं, बेनामी अकाउंट से, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मसाजिद, मज़ारात यानी कि महकमा औकाफ, यहां पर भी करप्शन है। क्या मज़ारात के पैसे भी वहां के अफसरान ने खा लिए? क्या मसाजिद की तामीरात के पैसे भी खा लिए गए? सिंध के अंदर हो क्या रहा है? बहुत तकलीफ दे डेटा आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बाकी चीजों में तो होता है, अस्पताल के अंदर नहीं खाने चाहिए, एजुकेशन के अंदर नहीं खाने चाहिए, रोड नेटवर्क के अंदर नहीं खाने चाहिए, खंबे लगा देने चाहिए, लेकिन क्या मस्जिदों के पैसे भी खा लेने चाहिए? क्या मज़ारात के पैसे भी खा लेने चाहिए? 2017-2018 ये एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहूंगा कि अहमद रिपोर्ट दिखाएं। ये 1
अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए के करप्शन का मामला है। यह सरकारी डॉक्यूमेंट है, एंटी करप्शन का डॉक्यूमेंट है, एंटी करप्शन सिंध का डॉक्यूमेंट है। सिंध हुकूमत के तहत मातहत इदारा है जो ये तहकीकात कर रहा है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सिंध के मज़ारात और मसाजिद से में करप्शन हुई है। ये करप्शन ऐसी ऐसी सतह की है कि जो शायद मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी का दिल ज़्यादा दुख रहा हो कि ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें मसाजिद का पैसा खा लिया गया है, जहाँ पे मज़ारात का पैसा खा लिया गया है और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। बहुत ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ अभी आपके सामने आएंगे। जिन साहब ने ये पिटीशन की और जिसके ऊपर, इस दरख्वास्त के ऊपर एंटी करप्शन ने काम किया, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। NGO चलाते हैं, ग्लोबल फाउंड चेयरमैन है अहमद दाऊद साहब। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अहमद, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किन किन मज़ारात के अंदर पैसे खाए गए हैं, किन किन मसाजिद के पैसे खाए गए हैं, किस किस मद के अंदर ये पैसे थे जो ये खा लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया। हमने देखा कि सिंध हुकूमत के हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन सामने आती है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज सिंध हुकूमत का एक ऐसा इदारा जिसे महकमा औकाफ कहा जाता है, जो मज़ारात और मसाजिद को कंट्रोल करता है, उस महकमे के अंदर 1 अरब 87 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है। ऐसा महसूस होता है कि करप्शन के अंदर ये मुकाबला किया जा रहा है कि एक इदारा आगे निकले, दूसरा इदारा उससे आगे निकले। सिंध को औलिया अल्लाह की धरती कहा जाता है, बुजुर्गान दीन की धरती कहा जाता है, लेकिन बुजुर्गान दीन के नाम पर भी रकम को ना छोड़ा गया। ये बताएं किस चीज में पैसे खाए? मतलब कोई टेंडर हुआ, कोई प्रोसीजर था? ये 1 अरब 87 करोड़ रुपए ऐसे तो नहीं खा लिए ना? चंदे के पैसे तो नहीं है ना? वैसे ये जी नहीं, चंदे के पैसे अलग हैं। जी बिल्कुल, वो अलग। ये किस चीज के पैसे हैं? देखें जी, हमने एंटी करप्शन के अंदर एक कंप्लेंट लॉन्च की। हमने कहा कि ये इदारा जो है अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है, जिसका कोई एविडेंस ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और पता ये लगा कि 1 अरब 87 करोड़ रुपए की जो एविडेंस सामने आए, मिसाल के तौर पर ऑडिटर जनरल सिंध भी लिख रहा है कि 480 मिलियन जो के मुख्तलिफ मज़ारात के अंदर काम किए गए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रंग रोगन, चार दीवारी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई किसी किस्म का ऑडिट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि हड़प गए पैसे। एक डिस्पेंसरी के नाम पर इन्होंने दरगाह लनवरी शरीफ के अंदर काम किया, उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की करप्शन है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कहां की दरगाह है? ये लाड़काना की तरफ एक दरगाह है। लाड़काना की दरगाह के भी? अच्छा। मासूम शाह बुखारी सिंध के अंदर एक मज़ार है, दो ब्रिज के बीच के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 ब्रिज की जो दरमियान मज़ार है, 4 दीवारी खड़ी करने के लिए अंदर 2 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। 2 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो दीवार खड़ी भी हुई नहीं, कोई ये भी नहीं पता हमारे को। तो दरगाह पीर पका है हैदराबाद के अंदर, 22 लाख रुपए उसकी तामीरात के लिए, पता नहीं तामीर हुआ नहीं हुआ। जामा मस्जिद कुंभार है हैदराबाद के अंदर, 14 लाख रुपए। CCTV कैमरे 5 HD कैमरे लगाए एक दरगाह के अंदर, सक्कर के अंदर जो दरगाह है, 5 कैमरे लगाने का बजट जो पास किया वो 14 लाख रुपए का कर दिया। इस तरह अरबों रुपए खा गए। अच्छा, मैं अहमद आपसे बात करता हूं। हमारे साथ साबिक वफाक हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई हाजी साहब, फैसल अजीज खान बात कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि सिंध के अंदर हम घपले सुन रहे थे, गबन सुन रहे थे, बहुत सारी करप्शन सुन रहे थे, लेकिन ये कुछ ऑफिशियल एंटी करप्शन के पेपर सामने आ गए हैं जिसके अंदर 1 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए की करप्शन हुई है सिंध के मज़ारात और मसाजिद में, उनके मंसूबों के हवाले से। ये क्या हो रहा है मसाजिद में? औकाफ का महकमा क्या कर रहा है? चंदों की बात नहीं हो रही है, तामीराती जो मंसूबे हैं उनके पैसे खा लिए गए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिल की अच्छा गहराइयों से एक ऐसे बड़े तबके की आवाज़ बुलंद करने को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जो सिर्फ अकीदत और मोहब्बत से मज़ार पर हाजिरी देता है और वहाँ के हालात देखकर दिल से अंदर कुड़ता रहता है कि क्या हालात हैं। मैंने सिंध के महकमा औकाफ को पहले भी कहा था कि देखो, आपके ये मिसाल महकमा औकाफ, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ आपको दाता साहब पर किताब छपी हुई मिल जाएगी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर किताब मिल जाएगी और इसी तरह दीगर मज़ारात पर, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि ये जो आदमी हलाल और हराम की फ़र्क तमी ख़त्म कर दे ना,
वो चाहे एजुकेशन का शोबा हो, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, खानका का हो, सब में वो लूटमार करता है। अगर इनके अंदर इखलास होता तो हर जिले के अंबर सूफिया हैं, उनसे नुमाइंदे लेकर एक ऐसी कमेटी बनाते जो सारे तामीराती कामों पर और फंड के आने जाने वाले कामों पर नजर रखती। जब ये पेटी बख्श जो चंदा डोल लोग डालकर जाते हैं ना, तो रिवायात ऐसी मौजूद हैं कि जो भी वहाँ जाता औकाफ की तरफ से वो कुछ बड़े बड़े नोट निकलवा के अपनी जेब में डाल लेता है। तो औकाफ को इन चीजों की वजाहत करनी चाहिए। चंदे के डब्बे से पैसे निकाल लेते हैं। अरे तो ये हालत है तो अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और तौफीक। मैं एक शायर का शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप अदबी ज़ौक़ के फैसल भाई आदमी हैं। जी सर। कि मुझसे ए दोस्त न कर मेरे तगाफुल का गिला, हाँ मगर गर्दिश अय्याम का शिकवा कर जिंदगी तेरे लिए वक्फ तो कर तुम, लेकिन डर रहा हूँ कि औकाफ न कब्जा कर ले। हाय हाय हाय। हारिस साहब, मैं आपके सामने कुछ हकाइक और रखना चाहता हूँ। हमारी टीम मुसलसल रब्ता कर रही है नासिर हुसैन साहब से भी, और कि वो इस मौजू पर भी और जो बसें आई हैं उनके हवाले से भी बात करें। उनसे जैसे रब्ता होता है उनसे बात करते हैं। लेकिन एक और डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि इस करप्शन के इल्ज़ाम में जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनका नाम एंटी करप्शन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नौकरियों से निकाल दिया, उनको दोबारा भी भर्ती किया बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए। उनमें जो लोगों के नाम शामिल हैं उसके अंदर साबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुश्ताक अली सुमरो साहब इस गबन के अंदर नॉमिनेट हैं, शरीफ शेख साहब हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुनव्वर अली महसर साहब हैं, अकाउंटेंट अफसर डॉक्टर अवैस इकबाल भट्टी साहब हैं, असिस्टेंट इंजीनियर अली मोहम्मद जट साहब हैं, सब इंजीनियर मोहम्मद अली कंडियानी साहब हैं। ये बहुत सारे वो हैं। इसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट एक सामने देख रहे हैं उसमें यह है कि चीफ जस्टिस ने इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को निकाल दिया था नौकरियों से। लेकिन हुआ यह कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मुनव्वर अली महसर साहब ने इनको रीस्टेट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रीस्टेट कर दिया। अहमद, ये क्या मामला है, कैसे रीस्टेट कर दिया? सर देखें, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। 19 जो मुलाजिमीन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ किया गया, मुनव्वर अली महसर साहब ने अचानक आते उन तमाम मुलाजिमीन को बहाल कर दिया। क्यों किया? इसलिए किया कि वो उनके करीबी लोग थे। और अच्छा हैरत की बात यह है कि वो आए भी इलीगल तरीके से हैं। कोई चौकीदार बन गया है, चौकीदार भर्ती हुआ है तो उसको आपने 14 ग्रेड 16 ग्रेड दे दिया है। कोई टप्पेदार बना है तो उसको आपने उठा के 14 ग्रेड 16 ग्रेड दे दिया है। कोई खादिम बना है तो कोई क्या बना है। इस तरह आपने तमाम महकमों जो ग्रेड है, सिंध हुकूमत का एक कानून है कि तप्पेदार हमेशा तप्पेदार ही रहता है, उसकी प्रमोशन नहीं होती। चौकीदार हमेशा चौकीदार रहेगा। तो चौकीदार को क्या बना दिया? चौकीदार को मैनेजर उठा के लगा दिया। चौकीदार को मैनेजर लगा दिया। कौन लिस्ट में दिखाएं कौन सा चौकीदार है? समूह साहब है, तप्पेदार है, उनको आपने मैनेजर बना दिया। चौकीदार के अंदर लिस्ट में आप देखिए मेहताब खान है, चौकीदार ग्रेड 1 के अंदर। हाँ, आप देखेंगे 8वें नंबर पे इनका नाम है। ठीक है, 2004 के अंदर भर्ती हो रहे हैं और 2004 के अंदर 10वें महीने में ही आप इनको मैनेजर लगा देते हैं। चौकीदार को मैनेजर बना दिया। चौकीदार को आपने उठा के 16 ग्रेड पे लगा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? मतलब आप उठा के किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मुसलसल हम लोग निशानदेही करें कि यार देखें ये काम गलत हो रहा है, काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, लेकिन कोई मतलब करप्शन तो उरूज पर पहुंच चुकी है। हमने इनके ऊपर इतना वर्क किया है, यकीन करें कि किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के लिए कोई इदारा सामने नहीं आ रहा। एंटी करप्शन की हम बात कर रहे हैं। हाजी साहब, ये जो आप बात सुन रहे हैं अहमद साहब की, आप बात सुन रहे हैं कि महकमों में भर्ती किए गए, फिर उनको चौकीदार रखा गया, फिर प्रमोट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की महसर साहब ने। इतने सारी चीजों के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठती है? ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये आवाज तो अल्लाह ताला ने आपको सादत बख्शी है, ये आवाज उठी है। ये डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं वो मुझे भी व्हाट्सएप पर भेजिएगा। जी जी। और जाहिर है कि ये जो भी, एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी का किसी को नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर इस तरह किया तो जाहिर है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के सारे खित्ते को मुसलमान किया। ये वो लोग हैं जिनके दुआओं से पाकिस्तान 1965 की जंग में बचा। बम गिरा रहे थे और कहते थे कि कोई हरे रंग के कपड़े वाला आदमी उस बम को लेकर के जाया करता था। तो इन्हें डरना चाहिए कि अगर ऐसे बुजुर्गों के मामलात में कुछ इस तरह का काम किया गया तो जाहिर है उससे बहुत ज्यादा
उनको जाती तौर पर भी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। अब ये मामला जाहिर है कि कम से कम चीफ मिनिस्टर के लेवल पर इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए और उसमें जाहिर है कि कोई रिटायर्ड जज भी हो और हम भी एक सोशल वर्कर के तौर पर, एडमिन के तौर पर नाम कुछ तजवीज कर सकते हैं जी कि जो बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी करें और जाहिर है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिस ग्रेड के ऊपर प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं है उसको कैसे प्रमोट कर दिया गया। मैं इंशाल्लाह मालूम करूंगा। अब चूंकि औकाफ के नए वजीर आए हैं तो जाहिर है कि उनके से भी एक मुलाकात करके सूरत हाल हाजी साहब, वो तो मालूम असल में करूंगा। सिंध में मामला ये है कि जब भी बजट आता है उसके बाद काबीना में नई लोग आ जाते हैं, नए लोग आते हैं, फिर महकमे तब्दील होते हैं, नए बजट को नए लोग अपने अंदाज से लेके चलते हैं। अब मैं दूसरी साइड पर आता हूं इसी मामले के। अब मामला ये है कि एक तो हमने कहा कि 1,87,40,00,000 रुपए के करप्शन का मामला है 2007, 2017 और 18 का। उसके बाद के भी बहुत सारे मामला हैं। लेकिन हाजी साहब, ये जो मामला है कि जिसमें ठेकेदारियां हैं, चंदे के डब्बे और पेटियां हैं जिसपे लोग चंदा डालते हैं, वो ठेकों के ऊपर हैं। चप्पल रखने का मामला, फूल की दुकानें, चादरों की दुकानें, पार्किंग की दुकानें, ये जो ठेके हैं इसकी पार्किंग, गाड़ियां पार्क करने वाले, इसके अंदर भी बड़े घपले हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे घपले हैं। ये जो मज़ारात हैं तकरीबन कोई मसाजिद और मज़ारात औकाफ के अंदर 80 के करीब सिंध भर 80 में के पूरे करीब मज़ारात हैं और मसाजिद तकरीबन 90 के करीब है और प्रॉपर्टियाँ 31 हैं जिसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है, 10,000 से ज़ायद एकड़ की एक लैंड भी है जो मतलब जिससे इनको इनकमिंग मिल रही है। और दुकानों की तादाद जो बताई जा रही है वो तकरीबन 2,500 से जायद हैं पूरे सिंध के अंदर। दुकानें जी बिल्कुल पूरे सिंध के अंदर। और उसका चंदा आता है, उसका रेंट आता होगा ना, फ्री में तो नहीं दे रहे होंगे। ये तो करप्शन, ये तो जेब से निकाल लेते पैसे, तो उनको तो फ्री में नहीं देंगे। हाँ। फ्लैट्स हैं उनके भी तकरीबन 1500 से ज्यादा दुकानें, प्लॉट्स भी हैं तकरीबन 200 से ज्यादा। तो ये सबका रेंट आ रहा होगा ना, ये पैसे आ ही रहे होंगे। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो फी सबिल्लाह ये औकाफ वाले दे रहे होंगे। हाजी साहब, ये बताइए कि जो अभी आपने तजवीज़ दी कि इंक्वायरी करें, मुराद अली शाह साहब सीएम साहब इंक्वायरी कमेटी बनाएं जिसमें आप भी नॉमिनेट करेंगे लोगों को, औकाफ वाले मामले में भी इंक्वायरी कमेटी, ये तो कुछ अलग नहीं है मामला? मसाजिद का एहतराम, मज़ारात का एहतराम। मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ इस चीज़ को डिस्कस करते हुए। मुझे बुरा लग रहा है कि हम मज़ारात के पैसे भी खा लेते हैं, हम वहाँ के फंड्स खा लेते हैं, वहाँ के चंदे के डब्बों से पैसे निकाल लेते हैं। ये किस तरह की हुकूमत है? इस पर कोई अदालत खुद से नोटिस ले, ये बेहतर नहीं है? आप तो फैसल भाई बहुत पुराने आदमी, आपको मालूम है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन पहले कम्बर शरीफ वाले बुजुर्गों से वो लगा रहे कि वो और शरीफ के 2-3 आस्थाने राशदी जी 3 तो लाखाना के इलाके के बेहतरीन बड़े लोग हैं ना जी। अगर ऐसे हैं कि जिनको उनके मुरीदीन उनकी खिदमत अच्छी करते हैं, उनके मज़ारात सफाई काबिल दीद होती है, हर वक्त सफाई का काम होता रहता है। तो मैं इसको हुकूमत से इल्तिजा वाले पहली बार कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अल्लाह के घर के मामले में, मसाजिद के मामले में, अल्लाह के वलियों के मामले में कुरान में है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह से डरो इनके मामले में। अगर उनकी कोई भी एक नजर पड़ गई आपके इन कामों पर, उन्होंने तनकीद में नजर डाल ली, तो आपके लिए जिंदगी होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं और मैं इंशाल्लाह आपकी इस इनिशिएटिव पर इंशाल्लाह ये दाता साहब का उर्स हो जाए, फिर एक मीटिंग मशाइख की और उलमा की बुलाता हूं जिसमें औकाफ के इन मामला के बारे में इनसे गुफ्तगू करके जरूर चाहेंगे कि खुदा के वास्ते कोई और जगह तो छोड़ी नहीं है, अल्लाह के घर और अल्लाह के बंदों के घर को तो छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्फाज नहीं है, करप्शन होती है, हो रही है। लोग कहते हैं अब कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन को एक जायज़ मकाम दे दिया जाए, कमेटी बना दें, लोगों को इजाज़त दे दें, ब्यूरोक्रेट्स को, वज़रा को, मावन खुसूसी को कि करप्शन करें, इसको लीगल हैसियत दे दें, लेकिन खुदारा मसाजिद और मज़ारात के ऊपर करप्शन ना करें। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।